इसका एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, थोड़ा समझ लेते हैं इसको क्या है ये। देखो सबसे पहले जब भी हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं तो पहले तो डेफिनेशन देखते हैं और फिर उसका वैल्यूज लिखते हैं। तो डॉट को लिखते हैं इस तरीके से, ए डॉट बी, ऐसे लिखते हैं। इसका वैल्यू होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा, या थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, अब इसको यूज केस हम सीखेंगे, यूज करना सीखेंगे, लेकिन ए डॉट बी का मतलब ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये डॉट क्या है, पहली बात ये डॉट मल्टीप्लीकेशन नहीं है, जो हम लोग मल्टीप्लीकेशन सोचते हैं ऐसा कोई मल्टीप्लीकेशन ये डॉट नहीं है। अब ये डॉट प्रोडक्ट है अलग से, डॉट प्रोडक्ट। इसका सेंस क्या है, मीनिंग क्या है वो भी देखेंगे, लेकिन करना बहुत सिंपल है ना। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बोलूं कि सर एक वेक्टर है ए, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, एक वेक्टर है बी, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, लेट से सर दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? तो वैल्यू बहुत सिंपल है, ए डॉट बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना था, 2 मल्टीप्लाई, ये डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे। तो जब अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जब मैं ऐसे क्रॉस दूंगा तब मल्टीप्लीकेशन, डॉट का मतलब डॉट है, डॉट को क्रॉस मत समझ लेना। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ, कितना आया, इसका मतलब आया वैल्यू 3। हाँ ये मल्टीप्लाई है, ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर डॉट का मतलब डॉट है। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये ए डॉट बी जो हमने लिखा, ए डॉट बी, ए का मल्टीप्लिकेशन बी का मल्टीप्लिकेशन कॉस ऑफ थीटा, ये एक मैग्नीट्यूड है, ये भी एक मैग्नीट्यूड है, ये भी एक मैग्नीट्यूड है। तो मिला क्या हमें, मैग्नीट्यूड मिला, क्या यहाँ कोई डायरेक्शन है? तो फाइनली क्या मिला हमें, स्केलर। इसीलिए इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें हमें क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे उसमें जाएंगे तो हमको दिखेगा कि उसमें हमें एक वेक्टर मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट, दैट विल बी वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन ये क्या है हमारे पास, स्केलर प्रोडक्ट। तो ये स्केलर प्रोडक्ट है और ये क्या है, वो जब क्रॉस पढ़ेंगे वो क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन तो इतना सा है, लेकिन इसका सेंस क्या है, मीनिंग क्या है वो भी देखते हैं, फिर इसको लिख लो फटाक। ठीक है, अब लिखो मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। और अभी अगर मीनिंग इतना समझ में नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में समझ में आ जाएगा मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, देखो क्या होगा मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या लिखा था मैंने, ए बी कॉस थीटा। एक काम करते हैं, बी कॉस थीटा को एक साथ ले लेते हैं। अब अगर तुम याद करो बी कॉस थीटा क्या था, ये प्रोजेक्शन था ना, बी कॉस थीटा ये प्रोजेक्शन था। तो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली है क्या, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ए का मतलब जो ये वाला वेक्टर है, मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। लेकिन सर ये ठीक है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, उस पर थोड़ा बात करते हैं। इसका एप्लीकेशन है, मैं एक हिंट देता हूं, बाद में और समझ में आएगा। तुमने वर्क पढ़ा था क्लास 9th में, तुमने एफ एस कॉस थीटा पढ़ा था। ठीक है, अब इस बात को समझना, मैं अगर इस चीज पे ऊपर फोर्स लगाता हूं, अगर ये मूवमेंट नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली वर्क जीरो होता है।
वर्क नहीं, वर्क जीरो होने का मतलब एनर्जी जीरो होना। अब जितना मैं इसके, मान लो अगर मैं एकदम ऐसे ऐसे करके, एकदम ऐसे एग्जांपल देखते हैं, ऐसे करके फोर्स लगा रहा हूं, देखो उसका जाने का टेंडेंसी कम है, लेकिन अगर ऐसे फोर्स लगाऊं इतना ही फोर्स इजिली जा रहा है। तो यहां क्या हो रहा है, ध्यान से देखना कि एक एंगल पे हम लगा रहे हैं, तो पूरा का पूरा इसको एनर्जी नहीं मिल पा रहा है, ज्यादा एनर्जी कम मिल पाएगा। जब हम एकदम इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा उसी डायरेक्शन में अगर लगाएं तो ज्यादा एनर्जी मिलेगा। तो ये समझो कि एक्चुअली दोनों चीज पे डिपेंड कर रहा है ना। एक तो वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों चीज पे डिपेंड कर रहा है। एक तो फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, और कितना डिस्प्लेसमेंट एंगल पे आ रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो जितना कॉस्ट का वैल्यू छोटा होगा, मतलब अगर ये 1 हो गया, उतना ज्यादा प्रोजेक्शन, जितना ये इसके पास में आएगा उतना प्रोजेक्शन, उतना ही ज्यादा वैल्यू देगा। जितना कम आएगा प्रोजेक्शन उतना ही कम। तो प्रोजेक्शन का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। तो प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंस सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वर्क में, कि अगर जितना हम उसको ऐसे, जितना एंगल पे, जितने अच्छे एंगल पे हम डालेंगे उतना उसका प्रोजेक्शन अच्छा होगा, उतना एनर्जी उसको मिलेगा। जितना कम एंगल पे डालेंगे, खराब एंगल पे डालेंगे, उतना ही उसको एनर्जी कम मिलेगा। तो ये प्रोजेक्शन का मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो इसीलिए एक डॉट प्रोडक्ट अलग से डिफाइन किया कि वो क्या है, ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। जितना ज्यादा प्रोजेक्शन ये वैल्यू उतना ही ज्यादा, जितना कम प्रोजेक्शन ये वैल्यू उतना ही कम। ठीक है, समझ में आया डॉट का मीनिंग, यूटिलाइजेशन। हाँ, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। लिखो, चलो। तो डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट तो हम समझ गए, ठीक है। यूटिलाइजेशन भी सीखे, अब कुछ कुछ छोटे छोटे टर्म्स सीखते हैं। पहला चीज, अगर दो चीज परपेंडिकुलर हुए, मतलब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, तो तुमको समझ में आएगा कि इसका कोई प्रोजेक्शन तो है नहीं। दोनों तरीके से समझेंगे, फॉर्मूले से भी और सिग्निफिकेंस से भी। अगर इसका कोई प्रोजेक्शन है ही नहीं तो जीरो हो गया। तो अगर डॉट का फॉर्मूला भी देखें, क्या था ये, ए बी कॉस थीटा। ए कुछ भी हो, बी कुछ भी हो, अगर ये 90 हो गया, कॉस 90 का वैल्यू जीरो, तो ओवरऑल क्या हो गया, जीरो। तो क्या ये फर्क पड़ेगा कि ये कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, सॉरी ए और बी का वैल्यू क्या है। अगर वो नॉन जीरो हो, जीरो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉस थीटा अगर हमारा जीरो हो गया तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा भी होगा कि अगर वेक्टर जीरो हो, जिसको नल वेक्टर बोलते हैं, है ना, थोड़ा सा जो हम बाद में टॉपिक्स पढ़ेंगे वो भी सब आएगा। तो नल वेक्टर जिसको बोलते हैं, है ना, अगर वो भी होता है तब भी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इससे हमें उल्टा भी समझ में आता है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, अब ये क्वेश्चन यूजिंग, मतलब क्वेश्चन बनाने का टेक्निक समझा रहा हूँ, क्वेश्चन दिया रहेगा तुम्हें, इसका मतलब तुम्हें ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर कभी दिया है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मतलब उनके बीच का एंगल क्या होगा, 90। अगर वो नॉन जीरो वेक्टर्स है, जीरो हो गया तो एक कंडीशन और बनता है, लेकिन अगर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो पक्का है कि अगर उनका डॉट जीरो है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 90। तो नोट करके एक पॉइंट लिखो, ये लिखो, नोट पहले नोट करके पॉइंट लिखो। इफ टू वेक्टर्स, if two vectors have dot product zero, या the dot product of two vectors are zero, जो लिखना है स्टेटमेंट तुम लिख सकते हो, देन, अच्छा टू वेक्टर्स में वहां पे लिख लेना ब्रैकेट में नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स, देन the angle between the vectors, the angle between the vectors must be 90। ठीक है, बहुत सारे मस्ट बी 90, मस्ट बी 90 मतलब पक्का होगा अगर वो नॉन जीरो है। ठीक है, अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट।
प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, समझो दो टाइप का प्रॉपर्टी होता है। जैसा प्रॉपर्टी हमने अरिथमेटिक में मल्टीप्लिकेशन के लिए सीखा है, ऐसा ही प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट का भी होता है। जैसा हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा था एक प्रॉपर्टी कि सर a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है, तो यहां भी होता है a डॉट बी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे अगर मुझसे कोई पूछता है कि सर अगर मैं एक वेक्टर पकड़ता हूं, लेट से सर, जैसे एक एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन का देता है, 2 इंटू 3 प्लस 4, हम जानते हैं इसका आंसर 14 आएगा, लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4। उसी तरह डॉट में लेने पे भी हम ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ लिख लो फटाफट। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट पार्ट इज लाइक हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीखा, हमने कम्यूटेटिव लॉ सीखा, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन अब थोड़ा सीख लेते हैं कि यूटिलाइजेशन कहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि हम डॉट करने वाले हैं, तो उसके पहले एक कॉमन सेंस वाली चीज हम करते हैं कि सर अगर कोई क्वांटिटी x में है, लेट से एक x ax हम बोलते हैं कि a वेक्टर x में है, तो कैसे लिख सकते हैं a वेक्टर को? हम चाहे तो a आई कैप लिख सकते हैं अगर सिर्फ x में हो तो। यही सीखा था हमने रेजोल्यूशन में। अगर एक चीज सिर्फ y में है, मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड b है, तो इसको b j कैप लिख सकते हैं। अब एक चीज बताओ मुझे कि a आई कैप और b j कैप का डॉट क्या होगा? 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90। तो एक्स और वाई में तो 90 होता ना, इसमें अलग से। चलो यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि आई कैप और जे कैप का हमेशा डॉट क्या आने वाला है? 0। उसी तरह जे कैप और के कैप का भी क्या आएगा? और के कैप और डॉट आई कैप का भी क्या आएगा? इसका मतलब उल्टा भी सेम है, आई डॉट के भी 0, के डॉट जे भी 0 और जे डॉट आई भी 0। इसके साथ में अगर मैं पूछता हूँ सर आई डॉट आई का क्या आएगा, अब इसको हम फॉर्मूले से समझते हैं। सर आई का मतलब ये यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 1। आई यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 1। और कॉस, अब देखो अगर दोनों चीज सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल क्या है? 0। तो कॉस 0, अब कॉस 0 में डालूंगा तो उसका वैल्यू 1। कितना आया भाई? तो आई डॉट आई का वैल्यू आ गया 1। इसी तरीके से जे डॉट जे का वैल्यू भी क्या आएगा? 1 ही तो आएगा, 1 1 cos 0। और के डॉट के का वैल्यू भी क्या आएगा? 1। समझ में आया? लिखो फटाफट। डॉट प्रोडक्ट इन रेजोल्यूटेड फॉर्म। अभी एक फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे, जो फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। ठीक है, देखो जैसे अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि एक चीज बताओ कि ए वेक्टर को कैसे हम लिख सकते हैं रेजोल्यूटेड फॉर्म में, तुम बोलोगे सर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जे के कैप। इसी तरह अगर कोई बोले मुझे बी रखना है, तो क्या कर सकते हैं? बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब अगर मुझे कोई पूछता है कि सर अच्छा ए डॉट बी अगर मुझे करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों का डॉट, तो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अब समझना, लिखना नहीं अभी, समझना। देखो अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, डॉट लेना चाह रहा हूं,
डॉट में हमने क्या सीखा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीखा अभी। तो सबसे पहले ax किसके साथ जाएगा, bx के साथ, फिर ax किसके साथ जाएगा, by के साथ, फिर ax किसके साथ जाएगा, bz के साथ, डॉट डॉट ही होता जाएगा। ठीक है, तो पहला उसका हम जानते हैं ay भी सबके साथ जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम ax का टर्म्स लिखते हैं। ठीक है, तो ax में अगर हम टर्म लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले लिखोगे तुम सर ax i कैप डॉट bx i कैप, फिर ax i कैप डॉट by j कैप, फिर ax i कैप डॉट bz k कैप। ये 3 टर्म बना। अभी और भी आगे भी टर्म है इसका, अभी उसको हम छोड़ रहे हैं, पहले इस पे कंसंट्रेट करें। यहां देखो सब, अब देखो x का मतलब ये डायरेक्शन, y का मतलब ये डायरेक्शन, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। तो अगर हम पहले अगर बात करें कि पहले इसको छोड़ते हैं, इन दोनों टर्म पे बात करते हैं, चाहे इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, चाहे इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। क्या करेंगे, डॉट कैसे लेते हैं, अब यहीं पे देखो समझना है, बेसिक से हम लोग कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, है ना। डॉट कैसे लिखते हैं, ax i कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, ax ही तो है, ax by cos 90, तो चाहे कुछ भी हो cos 90 है तो क्या हो जाएगा, 0, तो ये टर्म 0 हो गया। उसी तरह ये दोनों टर्म भी क्या होगा, अगर ये i कैप है तो ये k कैप होगा, ये भी क्या आपस में देखो 90 डिग्री तो है, तो ये भी क्या होगा 0, ये भी 0 हो गया। लेकिन इसका अगर हम देखें, इस वाले पार्ट का, यहाँ भी 0 हो गया। इसका अगर हम देखें तो ax bx, इसका मैग्नीट्यूड ax, इसका मैग्नीट्यूड bx, और दोनों के बीच का एंगल 0, क्योंकि दोनों क्या है i कैप में, क्या लिखेंगे cos 0, कितना आया भाई, डायरेक्ट ax bx आ गया। ठीक है, बाद में करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम जानते हैं कि सर तो हो गया, इसके बाद ये वाला इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, समझ में आया। अब सर इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है भाई, तो देखो ay पहले डॉट करोगे bx के साथ, मैं एक दो टर्म लिख रहा हूं, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट करेंगे ax सॉरी ay j कैप डॉट bx i कैप, ये टर्म बना। इसके बाद वाला टर्म क्या बनेगा, ay फिर by के साथ, अब थोड़ा इसके बाद और भी टर्म बनेंगे, उसको भी छोड़ते हैं। अगेन ये दोनों किस किस में है, एक i में एक 0 में j में, तो इनका क्या होगा, डॉट 0 होगा। सर ये पक्का 0 होने वाला है, ये दोनों सेम है, तो ay by cos 0। तो अगर हम इसको अब लिखना स्टार्ट करें तो इधर से आएगा ax bx, बाकी जो टर्म बने 1 2, ये क्या हो गया 0 और 0। फिर उसी तरह से इसके लिए पहला टर्म क्या हो गया 0, दूसरा टर्म क्या बना a by by, तीसरा टर्म क्या बनेगा 0 बनेगा। क्यों बनेगा 0, क्योंकि ay और k, ये रहा j और ये रहा k, दोनों के बीच का एंगल 90। इसी तरह से अब हम स्टार्ट करेंगे फिर, अब देखना aj bx के साथ 0 बनाएगा, क्यों बनाएगा भाई, आई कैप यहाँ के कैप यहाँ आई कैप, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 है, तो सर 0 बनेगा। ये फिर ये भी 0 बनेगा, क्यों, के मतलब ये वाला और जे मतलब ये वाला, अगेन 90। तो मैग्नीट्यूड कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्या बनने वाला है 0। लेकिन लास्ट टर्म जो है, जब एजे और बीजे ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, एजे और बीजे दोनों सेम डायरेक्शन, तो एंगल कितना है दोनों का 0, तो ये लिखेंगे ए जेड बी जेड कॉस ऑफ 0। तो फाइनल आंसर जो आया हमारा ax bx, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। पर फॉर्मूला ऐसा नहीं कि हमने रैंडमली कुछ भी बोल दिया, ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो अगर हमारे पास a डॉट बी है तो उससे हम डायरेक्टली, अगर हमें रेजोल्यूटेड फॉर्म में
तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, बाकी टर्म्स क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें क्वेश्चन करते हैं फाइंड फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखो जब भी एंगल का क्वेश्चन आता है ना, कभी भी एंगल का क्वेश्चन आएगा आगे भी, मुझे एक चीज क्लिक करना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये मैं तुम लोग को हिंट दे रहा हूँ अभी से। कभी भी आगे भी हम लोग को आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन जब बनेगा या कुछ इंटरमिक्स क्वेश्चन ही बनेगा, जब भी एंगल पूछता है तो एक चीज हमें क्लिक करना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। तो अगर हम देखें एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब कॉस थीटा क्या हो गया, ए डॉट बी ये हो गया। ये ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब अगर मान लो मेरे पास ये वेक्टर है, तो कोई वेक्टर का अगर मुझे रेजोल्यूटेड फॉर्म है तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं ना, कितना, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना आ जाएगा, √14। बी का कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, √3। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ए डॉट बी कितना आएगा, 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, 1 इंटू 1, तो 2 प्लस 1 डिवाइड बाय, अच्छा 3 अच्छा सॉरी 3। तो ये हो गया तुम्हारा 2 3 1 √14 और √3। अगर हम यहां से देखें तो 6 डिवाइड बाय √14 और √3। तो अगर हम थीटा देखें तो √3 अगर कट भी जाता है ऊपर, तो 2 √3 बाय √14 ये आएगा ना। ये आएगा कॉस इनवर्स ऑफ, कट सकते हैं अगर तुम इसको अगर तुम करोगे वो भी कर सकते हो, है ना, अंदर ले जाके कट कर दोगे, 4 टाइम्स में कर दोगे तो √6 बाय √7 भी लिख सकते हो। हाँ ठीक है, ठीक। तुमने 1 बाय √7 बोला था, तो ये क्लियर है, यहां तक कोई डाउट। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, देख लो कोई डाउट है तो, नहीं है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 5j प्लस के। इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ये परपेंडिकुलर का साइन मतलब कितना है, 90 डिग्री, देन फाइंड अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या होगा। इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, फाइंड अल्फा। -3/5 करो करो करो, निकालो निकालो, बस जल्दी के चक्कर में आंसर गलत मत करना, कैलकुलेशन एक बार ध्यान दो। -3/5 ठीक है। चलो तो कैसे होगा देख, परपेंडिकुलर टू बी माइनस
-4/5। अच्छा शांत है, -4/5। चलो तो अब देखो 3/5 है। चलो चेक कर लेते, चेक कर लेते। जब भी मुझे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्लिक क्या करना चाहिए हमें, इधर इधर आप शांत हो जाओ, इधर आ जाओ। जब भी मुझे परपेंडिकुलर दिखता है तो उस समय मुझे क्लिक क्या करना चाहिए, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है, 0। ये सब देखो अभी इस डायरेक्ट क्वेश्चन है, बाद में क्या होगा ना, क्वेश्चन जब कॉम्प्लिकेटेड होगा तभी यही कंसेप्ट तुम्हें काम में आने वाला है। तब क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं होगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन मिले होंगे, तब भी मेरा क्लिकिंग यही होना है। इसका मतलब परपेंडिकुलर है तो क्या हम यूज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं डॉट शायद यूज हो सकता है। ठीक है, ये सब हिंट है क्वेश्चन का। तो परपेंडिकुलर है मतलब ये पक्का है कि ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0। अब ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, इसका 1 है, 1 इंटू आई मतलब आई, 1 इंटू 2 प्लस ए एक्स बी एक्स ए वाई बी एस अल्फा इंटू 5, और ये 1 इंटू 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब एक चीज बताओ, अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, 2 2 4 -4/5। तो अल्फा का वैल्यू तो -4/5 है। हाँ भाई यही ना, अच्छा -3/5। ठीक है, ये 1 इंटू 1 था ना, 1 प्लस 1 कर दिया मैंने भी, है ना। चलो ठीक, तो अल्फा को -3/5 सही है अभी, ठीक। चलो तो जब भी डॉट प्रोडक्ट आएगा तो इसमें भी हम लोग कैलकुलेशन इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको लिख लो फटाफट। इस क्वेश्चन को समझना, हमारे पास ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, बी का ए में प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, ये ध्यान देना, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है। तो मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था बी वेक्टर, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है और ये मान लेते हैं बी वेक्टर है, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली प्रोजेक्शन इस पे आएगा, यानी कि अगर ये थीटा एंगल है तो ये कितना आएगा, बी कॉस थीटा। एक राइट एंगल ट्राइंगल से देख सकते हैं, दिस इज बी तो ये बी कॉस थीटा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, ए कैप। तो इसका मतलब हमारा जो वैल्यू होगा दैट विल बी बी कॉस थीटा ए कैप। ये हमारा प्रोजेक्शन वेक्टर है, पी वेक्टर लिख देता हूं इसको ना, पी वेक्टर मतलब प्रोजेक्शन वेक्टर। लेकिन अब इसको एक तो तरीका ये है कि हम बहुत मेहनत से थीटा बीटा निकाल ले फिर हम करें, उससे अच्छा है कि हम थोड़ा डॉट प्रोडक्ट का यूज करें। कैसे यूज कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे तुमसे पूछूं, अच्छा एक चीज बताओ, ए डॉट बी क्या होता है भाई, तुम बोलोगे सर ए बी कॉस थीटा ना, हमको चाहिए क्या, बी कॉस थीटा चाहिए, तो इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ए, और उसके साथ में क्या है, ए वेक्टर, तो इसको ऐसे लिखते हैं। ए कैप को कैसे लिखते हैं हम लोग, ए वेक्टर अपॉन ए। तो इसका मतलब अगर हम लिखें तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए डॉट बी डिवाइड बाय ए, और ये लिखोगे ए वेक्टर डिवाइड बाय ए। तो फाइनली बना क्या, ए डॉट बी मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर। अब अगर हम ये वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दें तो आंसर आ जाएगा। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी 1 इंटू 2, ये -1 है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं ये ध्यान रखना, ये आई प्लस माइनस जे, इसका मतलब ये -1 इंटू जे, ठीक है। हाँ तो 1 इंटू 1 -1 इंटू 1 -1, तो आप लिखना स्टार्ट करें यहां से। तो ए डॉट बी मतलब 1, सॉरी 1 इंटू 2, तो 2 -1 और क्या है 1 इंटू 1, ये आ गया है ना, अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस, क्लियर होना चाहिए, जो भी नेगेटिव है तो नेगेटिव लेके चलेंगे, अगर वो माइनस आ जाएगा माइनस प्लस हो गया तो हो गया। ठीक है, तो क्या आया भाई √3, लेकिन √3 का स्क्वायर है, और ए वेक्टर को भी ऐसे ही रहने दो, है ना। अब अगर हम देखें तो ये कितना आया 2/3 ए वेक्टर का मतलब क्या होता है, ये एक स्केलर है ना, तो अगर स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सारे पॉइंट मल्टीप्लाई हो जाता है, याद है हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर बाय वेक्टर
यही तो आ गया। अब ए को लिख दो वहां पे, आई माइनस जे प्लस के। तो हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस उसको रिलेट करना है। 2/3i माइनस 2/3j प्लस 2/3a। अच्छा कौन सा? अच्छा ये ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है,